अच्छा जी, आज हमने जो बात करनी है बेसिकली वो है आर्गुमेंटेटिव एसे। कल हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव एसे में क्या डिफरेंस होता है। जो स्टेप्स मैंने बताया था मैं रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता कि थोड़ा सा आपको जो है ना कॉन्टेक्स्ट बन जाए। हमने ये कहा था कि जब हम किसी टॉपिक को लेते हैं, अगर वो फ्रेज की फॉर्म में है या आप उसमें कि मुकम्मल फिक्रा नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। अगर उसके अंदर कॉलन इस्तेमाल हो रहा है तो वो 99% केसेस में डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर वो सेंटेंस है, मुकम्मल फिक्रा है ग्रामेटिकली, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट है, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन अगर कोई टॉपिक मुकम्मल फिक्रा है, कोटेशन है, स्टेटमेंट है, कंप्लीट जिसे कहते हैं फिक्रा ग्रामेटिकली, और उसके अंदर वो आपको ऐसा लगता है कि वो टॉपिक डिबेट बेस्ड आइडिया, यानी कि ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर दो साइड्स मौजूद हैं, यस नो, राइट रॉन्ग, एग्री डिसएग्री का, तो उसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव एसे। अब जो आर्गुमेंटेटिव एसे होते हैं उसकी पहचान ये होती है कि उसके अंदर एक एंटी आर्गुमेंट आता है। मैं आपको मिसाल लेता हूँ। आपकी क्लास में से मैं दो बच्चों को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट ए है एंड बी है, कि स्टूडेंट ए ने आना है स्टेज के ऊपर और उसने 5 मिनट या 10 मिनट एक टॉपिक के ऊपर बोलना है और जाके बैठ जाना है। जो नेक्स्ट बच्चा आता है मैं उसे कहता हूँ कि आपने यहाँ पे आना है, 10 मिनट यहाँ बोलना है लेकिन जाना नहीं है। आपने यहाँ पे खड़ा होना है, उसके बाद जो सवाल आएंगे उनको सवालों के जवाब देना है और उनको एड्रेस करना है और उनको सेटिस्फाई करना है। आप ये दो एग्जांपल्स हैं। जो पहली एग्जांपल है जिसके अंदर बच्चा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहा, उनकी वो बातें नहीं सुन रहा, सिर्फ अपना पेश करके जा रहा है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोजिटरी ऐसे। आपको टॉपिक मिलता है, आप उसके ऊपर अपना आर्गुमेंट पेश करके चले जाते हैं। लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ये होता है कि आपने अपना आर्गुमेंट भी पेश करना है, दूसरे का आर्गुमेंट भी, उसको भी स्पेस देनी है, उसको भी सुनना है, उसको भी लिखना है, और फिर उसको आपने जवाब भी देना है, और जवाब इस तरह से देना है कि आपका स्टांस सही साबित हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक बच्चा कहता है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, वो इससे एग्री करता है। एक बच्चा उठता है कि मैं कहता है मैं इससे एग्री नहीं करता। अब उस बच्चे ने जिसने कहा है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, उसने कोई 8-10 आर्गुमेंट दे दिए। उसने कहा ये बात भी है, ये बात भी है, ये बात भी, इससे ये साबित होता है जेंडर इक्वलिटी मिथ है। एक बच्चा खड़ा होता है, कहता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मैं कहता हूँ जेंडर इक्वलिटी मिथ नहीं है, वो जो एक रियलिटी है। ठीक है ना, तो अब वो कहता है कि मेरा ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है। आपने उसके आर्गुमेंट को सुना, फिर आपने ये कहा कि आप जो बात कर रहे हो उसका जवाब ये है कि ये बात जो आप कर रहे हो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये इस तरह से है। जो दूसरा आर्गुमेंट है वो दुरुस्त नहीं है, वो इस तरह से। तीसरा आर्गुमेंट दुरुस्त नहीं है, इस तरह से। यानी कि बेसिकली आप उसके आर्गुमेंट को रिबटल कर रहे हो, उसकी उसको रिफ्यूट कर रहे हो, उसको न्यूट्रल कर रहे हो। और जब आप उसके आर्गुमेंट की रिबटल देते हो तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप अपना स्टांस साबित कर रहे हो। आप ये साबित कर रहे हो कि जेंडर इक्वलिटी मिथ है। ये स्टाइल होता है आर्गुमेंटेटिव एसे का। ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन किया है। अब इसको बेसिकली टेक्निकली या एसे के अंदर करना कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले ये है कि जब आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनानी है तो आर्गुमेंटेटिव एसे के स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के अंदर आपका स्टांस क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब एग्जामिनर को पढ़ के ये महसूस हो कि आप कौन सी साइड पे जा रहे हो। क्या आप ये समझते हो जेंडर इक्वलिटी मिथ है, या आप समझते हो जेंडर इक्वलिटी इज नॉट अ मिथ। यानी कि जो साइड भी आप पेश कर रहे हो ना, वो आपने क्लियरली अपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के अंदर रिफ्लेक्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आप दोनों साइडों में खेल रहे हो। अगर आप दोनों साइडों में खेल रहे हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे, तो आप फिर आपको अगले साल जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहला काम आर्गुमेंटेटिव ऐसे में स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के अंदर क्लैरिटी आपने रखनी है। आपका स्टांस क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी साइड को आप अपोज कर रहे हैं। जब आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना ली, ये स्टेप वन हो जाएगा इसका। उसके बाद आपने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाते हुए उसी तरह से आप टॉपिक लिखेंगे, आउटलाइन, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, यानी कि इंट्रो करनी चाहिए थी स्टेटमेंट, और उसके बाद जो है ना ओवरव्यू देना है वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपने जो है ना अपनी साइड के आर्गुमेंट्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टांस ये था कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। आप अपनी साइड के आर्गुमेंट्स देंगे, 10 12 13 14 15 जितने भी आते हैं आप अपनी साइड के आर्गुमेंट्स देंगे। जब ये वाले आपके आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे जो बेसिकली आपकी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपने दूसरी साइड के आर्गुमेंट्स देने हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी आर्गुमेंट या एंटी थीसिस भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, एंटी आर्गुमेंट जो है ना एक दो तीन हो सकते हैं। नॉर्मली दो काफी होते हैं, तीन देंगे तो मुश्किल हो जाती है। क्यों मुश्किल होती है वो आपको जब हम इसके पैराग्राफ लिखेंगे वो समझ आएगी। तो अभी आपने ये समझना है कि जब हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन बनाते हैं तो हम बेसिकली पहले अपनी साइड के आर्गुमेंट्स पेश करते हैं। मतलब 12 13 14 15 जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो हम बना लेंगे। और उसके बाद एक दो तीन जो है ना एंटी आर्गुमेंट होते हैं। और एंटी आर्गुमेंट के बाद क्या होता है, कंक्लूजन। देयर इज नो वे फॉरवर्ड, देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो रिकमेंडेशन इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कभी सोल्यूशन, रिकमेंडेशन, वे फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बात याद रखनी है।
बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे उठाते हैं और उसके अंदर जो है ना दोनों साइडों को पेश करते हैं, सोल्यूशन देते हैं और फिर कहते हैं सर हम फेल क्यों हो गए, हमें तो सर ने ये बताया था। जब मार्केट के अंदर यही बताया जा रहा है तो फिर बच्चे भी फेल हो रहे होते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि हमेशा आपने याद रखना है कि अगर किसी टॉपिक को एज ए आर्गुमेंटेटिव ऐसे कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके अंदर एंटी आर्गुमेंट आ रहा है। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि एक टॉपिक आर्गुमेंटेटिव ऐसे के तौर पर हो रहा है और आपने उसको अपना साइड पेश किया, उसके बाद एंटी आर्गुमेंट दिए और फिर आपने वे फॉरवर्ड दे दिया, तो फिर आप फेल हैं। इसीलिए आपने अगर एंटी आर्गुमेंट दिया तो वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉजिक ये है कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है उसके अंदर आपने कोई मसला हल नहीं करना होता, कोई आपने सोल्यूशन पेश नहीं करना है, बल्कि आपने डिबेट करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है। आपने या तो अपना स्टांस साबित करना है, जो भी साइड है आपकी उसको लेंगे और उसको आप सही साबित करेंगे, ठीक है ना। बस आपका काम ये होता है, उसके अंदर आपने किसी मसले को हल नहीं करना, फिक्स नहीं करना, और उस ऐसे की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। लेकिन डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर हमेशा वे फॉरवर्ड आता है आपको। जहां तक बात क्लियर है सबको? अगर किसी को ये बात समझ ना आई तो मुझे बताएं। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको भी मिसाल दिखाता हूँ। ठीक है जी। सर इट्स हमने सिंथेसिस भी लेके वही बात कर रहा हूँ ना, सिंथेसिस। अब देखो ये हीगल की जो है ना एनालॉजी है, बेसिकली वो कहता है कि पहले होता है थीसिस, उसके बाद एंटीथीसिस, फिर उसके बाद सिंथेसिस। जब मैंने ये कहा कि आपने एक स्टांस लेना है तो वो क्या बन जाएगा, थीसिस बन जाएगा। आपने एक स्टांस ले लिया, यानी कि आप कहते हैं जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, ये आपका क्या आ जाएगा, थीसिस। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका एंटीथीसिस, जेंडर इक्वलिटी इज नॉट अ मिथ। अब इसका जो मतलब एंटीथीसिस है उसको रिबटल जो आप देंगे, जिसको आप गलत साबित करेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, सिंथेसिस बन जाएगा। और जो सिंथेसिस होता है वो बेसिकली आपके स्टांस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सही साबित कर रहा होता है। ये होगा कैसे, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सैंपल है आउटलाइन का, एक और भी दिखाता हूँ मैं आपको। जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, ठीक है जी। थीसिस, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस, स्मॉल लार्ज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज सिंथेसिस। अभी ये आपने क्या कहा, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या ये आर्गुमेंटेटिव है या नहीं है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि आप इसको दोनों साइडों पे जा सकते हो, यानी कि आप इसको अपोज भी कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो। इस टॉपिक के अंदर ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, रियलिटी नहीं है, ठीक है ना। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है, जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, जिसके ऊपर आर्गुमेंट्स दोनों साइड पे आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो गया। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये आर्गुमेंटेटिव है। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, अपनी आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन बनाएंगे तो हम उसके अंदर अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक दिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वेरियस एग्जांपल्स एंड डेवलपमेंट्स इंडिकेट दैट जेंडर इक्वलिटी हैज नॉट बीन अचीव्ड सो फार एंड रिमेन्स टू बी अ मिथ एज येट। यानी कि सबसे पहली चीज कि आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के अंदर क्लैरिटी दिखानी है कि आपकी साइड क्या है, आपका स्टांस क्या है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और वो इसमें ये कहता है कि इट इज अ मिथ, इट इज अ मिथ, इट इज नॉट अ रियलिटी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना एक ओवरव्यू का पैराग्राफ देना है। फॉर एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है कि जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, या आपके ख्याल में इसमें क्या आता है। वो आप एक पैराग्राफ के अंदर, जिसको मैंने बताया था अभी क्रंच पैराग्राफ या ओवरव्यू, उसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अब आपने इसके ऊपर आर्गुमेंट देने हैं, उसी तरह आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब आपने माइंड में सोचना है वो कौन से आर्गुमेंट्स हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से आइडियाज हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि जेंडर इक्वलिटी मिथ है। मैं कहता हूँ कि जो पेट्रियार्की है वो एग्जिस्ट करती है और इसके जो मतलब है जेंडर इक्वलिटी मिथ है। मैं कहता हूँ कि पॉवर्टी जो है ना औरतों के अंदर, जो वुमन के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इनके पाकिस्तान में जितनी पुअर लोग हैं उसमें से मोर देन 50% जो है ना वुमन है। तो आप इससे भी ये कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। फिर आप कहते हैं कि एजुकेशन फीमेल लिटरेसी रेट 48% है, मेल का 71% है। इससे भी ये शो होता है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। इसी तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के अंदर अगर देखो 2018 में, जो कि तकरीबन मोर देन 270 सीट्स होती हैं जनरल इलेक्शन की, जिसके अंदर 8 सीटें सिर्फ औरतों ने जीती हैं, बाकी जो है ना मेल कैंडिडेट्स ने जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है इस टाइम आप देख सकते हो, उसके अंदर एक फीमेल जज है। तो मतलब कि ये तमाम आर्गुमेंट्स, ये तमाम चीजें ये शो कर रही हैं कि जेंडर इक्वलिटी इज नॉट अ मिथ, सॉरी, इट इज अ मिथ। मतलब ये अचीव नहीं हुई, अभी तक ये अचीव नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह आपने ये अपनी साइड के आर्गुमेंट्स दे दिए और उसके बाद आपने दिया एंटी आर्गुमेंट। अब एंटी आर्गुमेंट क्या बनेगा, जो बेसिकली आपकी अपोजिट साइड है, यानी कि जिस साइड को आप सपोर्ट कर रहे हो वो आपकी साइड है, और जो दूसरी साइड है वो एंटी आर्गुमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपके साइड क्या थी, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अब एंटी साइड क्या बन जाएगी, जेंडर इक्वलिटी इज नॉट अ मिथ। अब इसको लिखना किस तरह से है, जी आप लिख सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी इज नॉट अ मिथ या जेंडर इक्वलिटी इज अ रियलिटी, लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन।
यानी कि जो कॉइन की दूसरी साइड है उसको अगर हम देख रहे हैं, जो अपोजिट साइड है उसको हम देख रहे हैं। अब इसके नीचे आपने बेसिकली 1 2 3 एंटी आर्गुमेंट लिखने हैं। अब एंटी आर्गुमेंट लिखते हुए आपने ये ख्याल रखना है, ये इस तरह से लिखने हैं, इस तरह की लैंग्वेज के अंदर लिखने हैं, उससे ये नजर आए कि आप बात नहीं कर रहे, बल्कि ये जो आपकी अपोजिट साइड है वो कहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सम पीपल आर्ग्यू दैट, सम पीपल आर्ग्यू दैट जेंडर इक्वलिटी एज कम्पेयर टू, यानी कि आपने इस तरह से बात करनी है कि उससे ये नजर आए कि ये आप बात नहीं कर रहे, ये कोई और बात कर रहा है। यानी कि जो एंटी साइड है या जो बेसिकली आपके अगेंस्ट सांस ले रहे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दे फर्दर, दे फर्दर से, ठीक है जी हाँ। अब आपने यहाँ पे एक तो यही चीज याद रखनी है कि एंटी साइड लिखते हुए, एंटी आर्गुमेंट लिखते हुए आपने लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल करनी है कि उससे ये रिफ्लेक्ट हो कि आप बात नहीं कर रहे। नंबर टू, जब एंटी आर्गुमेंट देनी है तो ये गौर से सोचना है कि दूसरी साइड के आर्गुमेंट क्या हो सकते हैं, और वो भी आपने ही सोचने हैं। जी, आपका ही काम है। जब आप किसी आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे हाथ डाल रहे होते हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी साइड तो पेश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरी साइड है उसको पेश करें और उसकी रिबटल भी दें आप उसको। ठीक है, तो इसलिए ये आपने खुद सोचना है। जब आपने एक मतलब एंटी आर्गुमेंट वाला जो है ना ऐसे करना है, तो अपनी साइड के आर्गुमेंट्स देने के बाद आपने उसका एंटी साइड भी खुद सोचना है। तो ये काम भी आपका, उसमें एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, इससे ऊपर ना जाए। जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई मसला हो या बात समझ ना आई हो तो बताएं। शाबाश। सर जो जिस साइड है उसको बैलेंस, नहीं बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस कैसे करेंगे? अगर आप बैलेंस कर देंगे तो आप जो सांस है वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर बेसिकली जो आर्गुमेंट्स की रेशियो होती है 90% 10% होती है, 80% 20% हो सकती है। यानी कि अगर आपकी साइड पे आर्गुमेंट्स 12 आ रहे हैं तो दूसरी साइड के 2 3 होंगे। अगर आपके 10 आ रहे हैं तो उनके 1 2 3 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बराबर करना, बराबर या हाफ भी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि 12 पैराग्राफ आपके हैं और 6 उनके कर लें, नहीं, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। ये आपको समझ आएगी जब हम इसके पैराग्राफ करेंगे, बिकॉज ये जो एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ होते हैं इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी कि ये जो आपने पॉइंट लिखे हैं इनकी रिबटल फिर आपने ढूंढनी है। जब इसकी रिबटल ढूंढेंगे वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने जो है ना 1 2 3 या इससे ऊपर नहीं जाने हैं एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ के। सर इन ऐसे के लिए हीगल की जो फिलॉसफी पढ़नी होगी तो समझ लग जाएगी क्या कहते हैं। सर के पास हाँ हो सकता है, बिल्कुल एतिहाम आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। ठीक है ना, इतना डायरेक्टली जवाब देने से बेहतर है आप उसे थोड़ा सा जो है ना एलेबोरेट कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ पे यस नो में करना है तो कर लें, कोई इशू नहीं है। बाकी जो सोबिया कह रही है नहीं, उसके लिए लाजमी नहीं है कि फिलासफी पढ़ें आप। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हीगल की फिलासफी है उसी को अप्लाई करके यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आसान तरीके से किस तरह से आपने करना होता है। ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ओपन किया था। ये देखें, ये टॉपिक है फेल्टी द नेम इज वुमन। इसका टॉपिक का मतलब ये है कि कमजोरी का नाम और आता है। अब इससे कोई टॉपिक से एग्री भी कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। बहुत से लोग हो सकता है एग्री करें कि यस जो फ्रेंडली द नेम इज वुमन। बहुत से लोग कहते हैं मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ठीक है, तो यानी कि दो साइड्स मौजूद है। अब इस बच्चे ने या इस बच्ची ने जो है ना इससे डिसएग्री किया है, और उसने कहा कि फ्रेंडली द नेम इज नॉट द वुमन, मतलब ऐसा नहीं है। उसने कहा कि वुमन इज often considered as morally weak, but the notion that she lacks the strength of character is totally wrong. She has proved that it is faithfulness which makes her strong। यानी कि उसने ये कहा कि मैं इस टॉपिक से जो है ना एग्री नहीं करती। उसके बाद उसने अपने साइड के आर्गुमेंट्स दिए कि वुमन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ये आर्गुमेंट्स उसने पेश कर दिए। उसने कहा कि वुमन इज द एपिटोम ऑफ मोरल स्ट्रेंथ एज अ मदर। ठीक है, था वुमेन्स लव टुवर्ड्स हर फैमिली इज बिकॉज ऑफ हर फेथफुल नेचर। ये जो आर्गुमेंट्स उसके अपने आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने 10 12 हैं। उसके बाद उसने एंटी साइड के आर्गुमेंट्स दिए। उसने कहा वुमन इज बाय नेचर वीक, यानी कि जो बेसिकली टॉपिक की साइड है, दूसरी साइड है उसको देख रही है। अब इसके अंदर उसने जो है ना 4 आर्गुमेंट दे दिए हैं, ये आपके उसके एंटी आर्गुमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाई है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं, कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको आज इतना ही रखना है और कल इसको हम इंशाल्लाह जो है ना
मुकम्मल करेंगे, या बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन भी करवा लूँ आपको। थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी तब्दीली होती है। चले पहले ये बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है तो पूछ लें, उसके बाद आगे मूव करेंगे। सर यहाँ पे सिंथेसिस, सिंथेसिस आउटलाइन में नहीं होता, वो पैराग्राफ में होता है। मैंने अभी उसकी बात ही नहीं की, पैराग्राफ की बात ही नहीं की मैंने अभी, इसकी आउटलाइन की हद तक। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि रिपीट कर दें। अब देखें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ये होता है कि सबसे पहले जब आप स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाते हैं तो उसके अंदर आपने क्लैरिटी शो करनी है। ठीक है, आप किस साइड पे खड़े हैं वो वहां पे नजर आना चाहिए। आपकी साइड, आपका स्टांस जो है, जिस पोजीशन पे आप अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो नजर आना चाहिए। नंबर टू, जब आप उसकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना लेते हैं तो उसके बाद आपने अपनी साइड के आर्गूमेंट्स देने हैं। आपकी साइड के आर्गूमेंट्स 12, 13, 14, 15 जितने भी हो सकते हैं बना लें आप। अपनी साइड के आर्गूमेंट्स देने के बाद आप दूसरी साइड के आर्गूमेंट्स देंगे, लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन या कंसिडरिंग एंटी आर्गूमेंट्स। ठीक है, आप वो जो है ना, एक दो तीन, मतलब कम से कम दो तीन, तीन भी हो सकते हैं, चार हो जाए कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन दो तीन मैं कहता हूँ कि एक आइडियल ऑप्शन होता है। दो तीन आपके एंटी आर्गूमेंट होंगे और उसके बाद आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ सकता है कि हो सकता है कि आपके आर्गुमेंटेटिव ऐसे में पैराग्राफ थोड़े कम हो जाए। दो तीन पैराग्राफ कम होते हैं, कोई इशू नहीं है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में एग्जामिनर ये अलाउ करता है कि आप जो है ना थोड़ी सी लेंथ को जो है ना कम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी चाहिए होती है और इसलिए इसके अंदर जो है ना लेंथ इतना इशू नहीं बनती। तो 12, 13 पैराग्राफ, 15 पैराग्राफ आप ऐसे पास हो सकता है। आप एंटी आर्गुमेंट देंगे, उसके बाद आपने उसको कंक्लूजन देना है, और कोई वे फॉरवर्ड, कोई सोल्यूशन या कोई रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक हो गया? दो तीन हो सकते हैं, मैं यही कह रहा हूँ, दो तीन हो सकते हैं। ये बात आपको कल समझ आएगी जब इसके हम पैराग्राफ करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों कम होना चाहिए, दो क्यों हो सकते हैं, तीन क्यों हो सकते हैं, और इससे ऊपर क्यों नहीं जा सकते। ये कल आपको समझ आएगी इसकी। अच्छा जी। सर प्रैक्टिस करने से आ जाए। हाँ जी, अभी मुश्किल लग रहा है लेकिन हो जाएगा, मैं आपको करवाऊंगा। दो आर्गुमेंटेटिव ऐसे करवाने हैं मैंने, फुल ऐसे करवाने हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपको याद होगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा था नॉर्मली, तो हम हाँ जी, इफेक्ट्स भी दे सकते हैं एंटी आर्गुमेंट में, लेकिन एंटी आर्गुमेंट ऐसा दें कि उसकी रिबटल भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस तरह का एंटी आर्गुमेंट दें और उसके बाद उसकी रिबटल ना मिले। अगर एक एंटी आर्गुमेंट की रिबटल नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका स्टांस गलत साबित हो गया है। आपने अपने स्टांस के अगेंस्ट ही जो है ना बात कर दी है, जिसकी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको रिफ्यूट करने की। तो इसलिए आपने ये सारा कुछ जो है ना सोच समझ के करना है इसको। अच्छा जी, आपको याद होगा जब हमने डिस्क्रिप्टिव ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखा था तो उसके अंदर हमने ये बात की थी कि उसको जनरल स्टार्ट करना है, कोटेशन से स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आएंगे, फिर आउटलाइन के आइडियाज, और फिर उसके बाद जो है ना एक ऑप्टिमिस्टिक एंड होगा। लेकिन अब चूंकि इसके अंदर वे फॉरवर्ड भी नहीं है, एक ऑप्टिमिज्म भी नहीं है इसके अंदर, और फिर उसके बाद एंटी आर्गुमेंट भी आ रहा है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे करना है? ठीक है, तो इसका स्टाइल ये है कि मैंने एक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ वो ये है कि जब आप एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे का इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर आप बेसिकली जो इंट्रो का स्ट्रक्चर होता है उसको हम यूं बनाते हैं इस तरह से। उसके भी चार हिस्से होते हैं, अपने पास नोट कर लें। ठीक है, लेंथ वही रहेगी उसकी जो आपके तकरीबन 200, 250 होती है, लेकिन जो लिखने का अंदाज है, जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। किस तरह तब्दील होगा कि आप जनरल स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं, किसी कोटेशन से करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप। जब कोटेशन देंगे उसको रिलेट करेंगे, जब रिलेट करेंगे तो उससे रिलेट करते हुए अपने आउटलाइन के पॉइंट्स की तरफ आना, यानी कि जो आपकी साइड के आर्गुमेंट्स हैं उसकी तरफ आना है। जब अपनी साइड के आर्गुमेंट्स आप जो है ना समराइज करके पेश कर देंगे, उसके बाद आपने एंटी आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है। जब एंटी आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके बाद आपने अपना थीसिस इंट्रोड्यूस करवाना है, और बेसिकली जो आपका इंट्रोडक्शन है वो एंड होना चाहिए किसके ऊपर, किसी स्टेटमेंट के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होगा। हम कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। ठीक है, और हमने ये कहा कि ये एक जो है ना एक आर्गुमेंटेटिव है, और हमारा स्टांस ये है कि हम कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी हैज नॉट बीन अचीव्ड। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कैसे। हम कह सकते हैं कि एक कोटेशन से, या वैसे जनरल स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी आजकल एक बड़ा पॉपुलर जो है ना आइडिया है। दुनिया भर में इसके ऊपर बातें हो रही होती हैं, और दुनिया के अंदर देखा जाए तो इसके ऊपर काफ़ी सारा काम भी हो रहा है, और बहुत से कंट्रीज जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में इस टाइम बहुत से
जो है ना एग्जांपल्स हैं या ऐसे कुछ केसेस हैं जैसे ये नजर आता है कि ये जेंडर इक्वलिटी अभी तक अचीव नहीं हुई। हम कह सकते हैं कि जो पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है वो ये शो कर रही है कि अभी तक ये अचीव नहीं हुई। देन हम कहते हैं कि वुमेन की जो एजुकेशन है और प्लस उनका पॉलिटिक्स के अंदर लिमिटेड रोल है, वहां से भी ये रिफ्लेक्ट होता है कि अभी तक जेंडर इक्वलिटी एक मिथ है। मतलब इसी तरह रिलेट करते हुए आएंगे और फिर उसके बाद आपने लगाना है हाउएवर। हाउएवर सम पीपल आर्ग्यू दैट इट हैज बीन अचीव्ड, इट इज नॉट अ मिथ। ठीक है ना। यानी कि लेकिन आप हाउएवर यहाँ पे ना लगाएं, बल्कि आप यूं करें, मतलब रिलेट कर दिया आपने, स्टार दे दिया, उसके बाद आउटलाइन के पॉइंट्स दे दिया, और उसके बाद आपने कहना है कि सम पीपल आर्ग्यू दैट या सम पीपल से दैट इट हैज बीन अचीव्ड या इट इज नॉट अ मिथ। फिर आपने हॉइवर लगाना है और हॉइवर के बाद आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या थीसिस को लिखना है। समझ आ रही है इस बात की? मतलब सर जो ये इंट्रोडक्शन जो शुरू हुआ है तो ये एंटी आर्गुमेंट से शुरू है। हम आपने बीच में जो नहीं 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 नहीं। जनरल स्टेटमेंट है और आउटलाइन है उसके पॉइंट्स आपने फिलहाल नहीं लिखे यहाँ पर, वो आपका उससे ऊपर इंट्रोडक्शन आएंगे। आपका इंट्रोडक्शन एंटी आर्गुमेंट से शुरू नहीं हुआ, आपका नहीं इंट्रोडक्शन नहीं, वही कह रहा हूँ सर, मतलब यहाँ पे तो उससे शुरू है, लेकिन ये जो ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे हमने अपने ये दो पॉइंट्स लिखेंगे, जनरल स्टेटमेंट और आउटलाइन के पॉइंट्स, उसके बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। ठीक है। ये मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ ना, मैं अभी आपको सैंपल भी दिखाता हूँ इसका एक। अब देखें, ये वो वन इज नॉट बॉर्न बट रदर बिकम्स अ वुमन, ये कोटेशन दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे कोटेशन इसका एंड हो रहा है ये यहाँ पे। उसके बाद उसने रिलेट किया, दिस कोट ऑफ सिमन डी ब्यूवार rightly explains that the character of woman is constructed by society, not nature, and the way it is constructed is portrayed eras after eras in the history of patriarchal society. Besides this injustice to the injustice to the woman, she has always stood by her duties and loved. अब देखें वो आउटलाइन के जो आइडियाज हैं जो उसका साइड है वो पेश कर रही है। जब वो पेश कर रही है उसके बाद यहाँ पे एंटी आर्गुमेंट कहाँ पे आ रहा है, लेट मी चेक। एक मिनट। सर ये बट टुडेज वुमन हैज ये प्रूव देखो, देम रॉन्ग यहाँ besides से आ रहा besides all these qualities some people still believe that she is morally, physically and naturally weak। ये एंटी आर्गुमेंट आ गया। उसके बाद however लगाएं, and due to these weaknesses she can only perform few tasks in society। but लगाएं या however लगाएं, however today's woman, ये अब इसके बाद जो है उसकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आ रही है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा एक आर्गुमेंटेटिव एसे के अंदर। ये सिर्फ आर्गुमेंटेटिव एसे के लिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब आप एक आर्गुमेंटेटिव एसे करेंगे तो उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है तब्दील हो जाएगा। लेंथ वही रहती है लेकिन लिखने का जो तरीका थोड़ा सा तब्दील होगा। स्टार्ट कर सकते हैं किसी कोटेशन से या जनरल स्टेटमेंट से। ठीक है, उसके बाद आप मूव करेंगे इसी तरह से कि इसी तरह रिलेट करें कि आप आउटलाइन के पॉइंट्स की तरफ आ जाएं, जो कि बेसिकली आपकी साइड के आर्गुमेंट्स हैं। जब वो आप दे देंगे उसके बाद आपने एंटी साइड का आर्गुमेंट देना है, उसको रिलेट करना है, और उसके फौरन बाद आपने होइवर लगा के अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या थीसिस को आपने देकर अपना इंट्रो एंड कर देना है। यानी कि आपका जो इंट्रो का एंड है वो थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर हो रहा है। ये जो तरीका है ये सिर्फ आर्गुमेंटेटिव ऐसे के लिए। डिस्क्रिप्टिव या अगर आप जो है ना क्या कहते हैं उसको एक्सपोजिटरी ऐसे कर रहे हैं, इशू बेस्ड ओपन एंड क्लोज एंडेड, उसके लिए आपने जो पहला तरीका है वो आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब जो असाइनमेंट है कल की आप लोगों की वो ये है कि मैं आपको कोई मुश्किल टॉपिक तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको यही वाला टॉपिक दूंगा, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। ठीक है, ये सर मैं थोड़ा आपको अच्छा टॉपिक दें सर। सर प्लीज ऐसा टॉपिक दें थोड़ा सा, मतलब कि दिमाग खुल जाए सर। दिमाग खुलते खुलते गलतियां कर जाएंगे तो वो फिर ठीक रहने में टाइम लग जाता है, इसलिए पहले मैं कहता हूँ ना कि आपके हाथ सेट हो जाए आपके। ठीक सर है ना, असल में जैसे ये ब्लैंड टॉपिक नहीं है ना सर, ये तो हमने अभी देख लिया, मतलब चले इसको थोड़ा चेंज करें ताकि वो हमें मतलब लेकिन हम। आप मुझे ये बताएं, एक बंदे को आपने ड्राइविंग सिखानी है, क्या उसे आप ऑडियो बिठा देंगे? नहीं बिठाएंगे बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल बैठाएंगे सर, अगर हमारे पास ऑडियो और वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बैठ जाए। मतलब ये एक रिस्क है ना, एक रिस्क है, लेकिन आप सही सच में ये रिस्क नहीं ले सकते। चलो जिंदगी में ले लो, सही सच में ये रिस्क मत लो। ठीक है ना। मेरा अच्छा पॉइंट ये है सर। कि अभी ये जो सिंपल सा टॉपिक है ना, मैं आपको ये इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपका जो हाथ है वो सेट हो जाए। ठीक है ना। मैं आपको अभी जो है ना, अगर ये टॉपिक नहीं चाहिए तो फिर जो वो टॉपिक था मैंने ये वाला ये आपको दे सकता हूँ। बस सर लेकिन ये टॉपिक सी, ये फ्रैलिटी है वोमेन, ये तो थोड़ा सर सा वो ऑफ सा दे दें टॉपिक है सर। फेमिनिज्म, रियली थर्ड वर्ल्ड इशू वाला। नहीं, उसमें मेरे पास सैंपल नहीं है, आप फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी कि सैंपल तो कहाँ बस ये पे है। मिथ वाला ठीक है सर। ठीक है ना। सर दोनों टॉपिक दे दें, जिसको जो इजी लगता है वो वही लेकिन अटेम्प्ट कर बस यही लेगा। वाला करते हैं हम, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। ये सैंपल है लेकिन इसमें आउटलाइन मुकम्मल नहीं है, तो इसको आपने पहले तो ये आउटलाइन को मुकम्मल करना है। उसके बाद आपने एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ लिखने हैं, ये उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, पॉइंट लिखने हैं, और उसके बाद आपने इसका इंट्रो करना है।
इसका इंट्रो मैंने आपको नहीं दिखाया, इसलिए आपने इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने स्टाइल बताया उसको फॉलो करके आपने लिखना है। अब इसकी आउटलाइन को अगर आप अपने लफ्जों में करना चाहें कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें कर सकते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि आपने हाथ से गुजारना है चीज़ों को भी। ठीक है ठीक है ना स्ट्रक्चर। तो यही वाला टॉपिक होगा जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, इसी के ऊपर आप आउटलाइन बनाएंगे और इसी के ऊपर आप इंट्रो करके आप मुझे कल सबमिट करवाएंगे क्लास से पहले, और कल हम इंशाल्लाह आर्गुमेंटेटिव ऐसे को खत्म करेंगे और इसके जो पैराग्राफ्स हैं वो हम करेंगे इसके। सर। मैं एक सवाल कर सकता हूँ, बल्कि मैं एक सवाल नहीं करना चाहता सर, मैं थोड़ा सा खफा हूँ सर। हाँ हाँ बताएं।